हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज हम अपना एथिक्स का जो पहला टॉपिक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिए थे और जिस ऑर्डर में हम सिलेबस में डिस्कस किए थे उसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ेंगे भी। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों समस्या ये आती है कि इसका मतलब ही लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर में इसमें पढ़ना क्या है। सिंपल सी बात यह है कि आप बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह के देखेंगे ना, तो पता नहीं क्या क्या इथिक्स शुरू करते हैं, फिर वहीं पे फिलॉसफी शुरू कर देते हैं, वहीं पे सब कुछ। लेकिन मैं एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा, टू द पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े हम, फालतू का हमको कचड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का मतलब सिंपल सा इतना है कि मानव जीवन में नैतिकता क्या है। ठीक है ना। मानव जीवन में नैतिकता का क्या अर्थ है, नैतिकता को हम कैसे इनकलकेट करते हैं, मतलब कि अपने बिहेवियर में कैसे लाते हैं, नैतिकता का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना। और नैतिकता से रिलेटेड या इथिक्स से रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन उठा करके पूछता है, तो हम क्यों इधर उधर भटके, हम सीधा अपना जो है तैयारी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि इथिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे इथिक्स और इथिक्स से रिलेटेड, इथिक्स के आसपास कुछ टर्म्स हैं उसको देखेंगे, उसके बीच में जो डिफरेंसेज है उसको देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप पहली बार हैं, आए हैं हमारे चैनल पे, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको यूजफुल लगे ये लेक्चर, तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इथिक्स क्या होता है। ठीक है ना। व्हाट आर द इथिक्स। आसान भाषा में समझिए कि इथिक्स एक सोसाइटी को दिया गया एक गाइडलाइन है। ठीक है ना। इस तरह से आप समझ लीजिए, एक गाइडलाइंस है, एक ऐसा गाइडलाइन जो कि आपको भले और बुरे की पहचान करवाता हो। ठीक है ना। एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा गाइडलाइंस, एक ऐसा फ्रेमवर्क, जो एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपको ये बताता हो कि भैया अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप गलत हो, या फिर ये काम कर रहे हो तो आप सही हो। मतलब ये कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपकी जो मोरलिटी है वो गड़बड़ है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो आप जो है नैतिक हो और आपका जो है इथिक्स ठीक है, आप नैतिक रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है ना। अभी अगर इसको डेफिनेशन के रूप में देखें, एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, जैसा कि हमने कहा, दैट हेल्प्स अस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड और बैड, फेयर और अनफेयर। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल है, जो आपको गाइड करता है कि यह काम गलत है, यह काम सही है। इतना आसान भाषा में इस ऐसे ही समझिए आप। ठीक है ना। ये क्या है? गाइडिंग लाइट ऑफ द ह्यूमन कंडक्ट। ऑब्वियसली कि अगर आपको पता है कि एक दो तीन चार ये सब काम हम करेंगे तो हम हमारी गिनती जो होगी वो गड़बड़ इंसान में होगी। तो सिंपली आप जो है क्या करोगे, जो अच्छे यहाँ पे काम दिए गए हैं आप वो करोगे। मतलब कि जो आप कर रहे हो वही तो कंडक्ट है, और आप ह्यूमन हो, तो ये आपके कंडक्ट को गाइड कर रहा है। मतलब गाइडिंग लाइट होता है ये ह्यूमन बिहेवियर का और ह्यूमन कंडक्ट का। इथिक्स इज अबाउट द चॉइसेस दैट वी आर मेक आर फेल टू मेक। ठीक है ना। एथिक्स मतलब नैतिकता एक ऐसा चॉइस है हमारे पास कि या तो हम उसको अपनाते हैं या फिर उसको हम अपनाने में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यही है सिंपल सा नैतिकता। और सिंपली अगर पूछता भी है नैतिकता क्या है तो आप इतना ही लिखिए। ठीक है ना। इतना एकदम मेन फोकस्ड होके लिखिए। उसके बाद इसको एग्जाम्पल से आप सजा करके अपना आंसर बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें कि ब्रांचेज क्या है इथिक्स की, तो इसके तीन ब्रांचेज हैं। पहला है मेटा इथिक्स, दूसरा है नॉर्मेटिव इथिक्स, और तीसरा है अप्लाइड इथिक्स। ठीक है ना। अगर हम मेटा इथिक्स की बात करें, मेटा का मतलब होता है बहुत बड़ा, इसका एरिया बहुत ब्रॉड है, और इसका जो फोकस होता है वो हमेशा इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की बात करता है। ठीक है ना। कि इथिक्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली दोस्तों इथिक्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सब्जेक्ट है आप कह सकते हैं कि जिसकी डेफिनेशन
प्रॉपर डेफिनेशन देना, एग्जैक्ट डेफिनेशन देना, यूनिवर्सल डेफिनेशन देना थोड़ा सा कठिन है। तो इसी को उपलक्ष्य में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि एथिक्स की एक ब्रांच ही बना दी जो कि तरह तरह के डेफिनेशंस पे ध्यान देता है और उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करता है ताकि यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जा सके। जैसे कि मोरलिटी हो गया, एथिक्स क्या है, जस्टिस क्या है, ये सब सारी चीजें। क्योंकि अगर आप देखें तो मोरलिटी भी समय के साथ बदलती रहती है, एथिक्स भी समय के साथ बदलती रहती है, और जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, वो भी समय के साथ बदलती रहती है। तो इनका डेफिनेशन, एक एग्जैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन देना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह देना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नॉर्मेटिव एथिक्स की बात करें तो ये क्या करता है, कंसर्न विथ व्हाट वी आर टू डू। ये जो है मेन फीचर है एथिक्स का, ठीक है ना। ये बताता है, यहाँ पे आप डेफिनेशन दे दिए 3-4 लाइन में, अब इस तरह समझ लीजिए कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने डेफिनेशन दे दिया और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये काम करो, भाई आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, ये सब काम करोगे तब जा करके आप जो है एथिक्स के डेफिनेशन में आओगे, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, इनका मेन फोकस ये होता है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल जो है ड्रॉ करते हैं, जो कि बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसाइडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। और यहीं पे बहुत सारे फिलोसफर जो है जन्म लेते हैं और तरह तरह की थ्योरीज देते हैं कि आप ये करोगे तो बेहतर है, ये करना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अभी कांट की थ्योरी ले लीजिए, या फिर बहुत सारे फिलोसफर्स हैं उनकी थ्योरी ले लीजिए, अगर किसी को बचाने के लिए आपको चोरी करनी पड़े तो चोरी करिए, ये इथिकल है। मतलब कुल मिला के इनका जो फोकस है वो यही बताना है कि क्या इथिकल है और क्या इथिकल नहीं है। इसमें आप डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की बात कांट की कर सकते हैं, या फिर यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर सकते हैं बेंथम और स्टुअर्ट की, ठीक है ना। या फिर वर्च्यू इथिक्स की बात कर सकते हैं जो अरिस्टोटल की है। ये एक एक करके हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है नॉर्मेटिव एथिक्स का काम ये है कि ये बताता है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप एथिकल हो, ये काम नहीं कर रहे हो तो आप एथिकल नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मेटा एथिक्स डेफिनेशन का काम करता है, नॉर्मेटिव एथिक्स उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, और जो भी फिलोसफर्स होते हैं वो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर ही आते हैं और तरह तरह के अपना जो है फिलोसफी देते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों वो है अप्लाइड। ये सिंपली आपका जो डे टू डे लाइफ है, ठीक है ना, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसके बारे में ये जांच करता है, देखता है कि जो चीजें समाज में आज हो रही हैं वो इथिकल हैं या नहीं है, ठीक है ना। डील्स विद द प्रैक्टिकल इशूज ऑफ द मोरल इंपॉर्टेंस सच एज कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है ना। अब ये डील करता है कैपिटल पनिशमेंट इथिकल है कि नहीं है, सरोगेसी इथिकल है कि नहीं है, ठीक है ना। और जो भी डायलेमास हैं डे टू डे लाइफ में उसके बारे में ये डील करता है। तो उम्मीद है कि आपको तीनों ब्रांचेज का जो उद्देश्य है वो समझ में आ गया होगा। तीनों ब्रांचेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम कुछ की टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप बिलीफ को समझ लीजिए कि बिलीफ क्या होता है। बिलीफ इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी मान्यताएं हैं, ठीक है ना। बिलीफ आर द आइडियाज, ठीक है ना, व्यू पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप आर ए सोसाइटी। दे कंसिस्ट फेबल, मिथ, फोकलोर, ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस। मतलब ये कि ये आप बिलीफ का मतलब ये है कि आप किसी भी कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमने रिलीजियस सब्जेक्ट लिया है, कोई एक सब्जेक्ट है उसके प्रति आप क्या सोचते हो, उसके प्रति आपका क्या मानना है, दैट इज द बिलीफ। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी आप रिलीजन का अगर एग्जाम्पल लेकर के देखें तो ये आपकी मान्यताएं हैं, ये आपके बिलीफ हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि बहुत सारे सोशल कस्टम्स है। जैसे मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट है, तो आपका मानना अगर ये है कि कैपिटल पनिशमेंट समाज से टेरर को खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए जरूरी है, तो ये आपका बिलीफ है, ठीक है ना। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये है कि कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो कि जीवन पर्यंत आपके चलते रहते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो कि समय के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कभी कभी नॉर्म्स भी बोल देते हैं। तो अभी नॉर्म्स हम आगे देखेंगे कि नॉर्म्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बिलीफ समझ में आ गया होगा। बिलीफ सिंपल सा मतलब यह है कि यह व्यू पॉइंट है आपका, ठीक है ना, या फिर आपका एटीट्यूड है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है ना।
उसके बाद दे कैन आल्सो बी ट्रू वेरीफिएबल फैक्ट्स, हिस्ट्री और लीजेंड्स, ठीक है ना। हिस्टोरिकल भी हो सकता है आपका बिलीफ, या फिर किसी लीजेंड के प्रति आपका बिलीफ हो सकता है, भगत सिंह के प्रति हो सकता है, गांधी जी के प्रति हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नाथूराम को मानते हैं तो उनके लिए भी हो सकता है कि उनका अलग अपना बिलीफ है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री भी हो सकती है, या फिर जो आपके मिथ्स हैं, जो रामायण है, महाभारत है, कुरान है, उसके बारे में हो सकता है। उसके बाद बिलीफ ले द फाउंडेशन ऑफ कल्चरल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। आपके बिलीफ पे ही, किसी भी समाज के बिलीफ पर ही उस समाज का कल्चर डिपेंड करता है, उस समाज का सांस्कृतिक जो एस्पेक्ट है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जो हमारे बिलीफ हैं उस हिसाब से हमारा कल्चर है, अगर हम इंडिया की बात करें। फिर उसके बाद अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज को ले लीजिए तो उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके जो बिलीफ हैं, ठीक है ना, उनके हिसाब से उनका कल्चर है, ठीक है। जो लोग जो है मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उनकी अलग मान्यताएं हैं, उनके अलग बिलीफ है, इसलिए उनका कल्चर अलग है। मतलब ये कि जो कल्चरल फाउंडेशन है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बिलीफ है उस कम्युनिटी का जो भी सोच है वो है, ठीक है ना। उसके बाद दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस होप। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान को तो नहीं मानते लेकिन उसमें बिलीफ है मेरा, क्यों? क्योंकि ये हमको उम्मीद देते हैं, आशा की किरण लेके आते हैं कि जब कुछ नहीं है तो फिर भगवान को ही याद करो, राम राम करो, ठीक है ना। उसके बाद however belief can be changed, belief evoke emotions but not necessarily action, ठीक है ना। हमेशा जो है एक ही बिलीफ सनातन चलता रहे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, ठीक है ना। बिलीफ आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो बिलीफ है आप उसको प्रचार प्रसार करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहें, एक्शन लेते रहें। कुछ ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा समय आया जब उस बिलीफ का चेंज होना ही आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो फिर वो बिलीफ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम अगला जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो टर्म है वो है वैल्यूज का, ठीक है ना। वैल्यूज या फिर प्रेफरेंस है, जिसको आसान भाषा में प्रेफरेंस समझ लीजिए, ठीक है ना। आप या तो इसको प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये आपके वैल्यू, जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो मतलब ठीक नहीं है, उनका समाज में ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन ये उनकी वैल्यू है, ये उनका प्रेफरेंस है। जो लोग वेजिटेरियन है ये उनका प्रेफरेंस है, ये उनका वैल्यू है। कुल मिला के वैल्यूज का मतलब प्रेफरेंस से होता है। आप आसान भाषा में इतना समझिए कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है। आप सादा खाना चाहते हो, नॉनवेज खाना चाहते हो, आप वेस्टर्न पहनना चाहते हो, आप जो है इंडियन पहनना चाहते हो, आप इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो, वेस्टर्न ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हो, कोई भी कुछ भी हो, आपके ये अपने वैल्यूज है। इंडिविजुअल लेवल पे ये आपके वैल्यूज है, ठीक है ना। अगर डेफिनेशन के रूप में हम देखें, वैल्यूज डेनोट्स द प्रेफरेंसेस फॉर बैड और गुड। वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट एंड लास्टिंग बिलीफ आर आइडियाज विद इन एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल की बात होती है, यह पूरे सोसाइटी की बात नहीं होती है। अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो भी सकता था इसके पहले कि फिर बिलीफ और वैल्यूज में क्या अंतर है, तो बिलीफ और वैल्यूज में यही अंतर है दोस्तों कि बिलीफ एक कम्युनिटी का होता है, ग्रुप का होता है, और जो वैल्यूज होते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करते हैं। एक ही कम्युनिटी में, एक ही ग्रुप में सभी एक ही धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, सपोज दैट हिंदू, लेकिन उनके जो वैल्यूज हैं उसमें से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे और कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे। तो जो वैल्यूज है वो क्या है, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, ठीक है ना। क्या गुड है, क्या बैड है, व्यक्तिगत रूप से वो खुद अपने आप को आजमाते हैं, खुद ही अपने ऊपर लागू करते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज आर गैदर्ड थ्रू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। हमेशा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे आसपास होता है, वैल्यूज को हम वहीं से एब्जॉर्व करते हैं, वहीं से ग्रहण करते हैं। वो चाहे फैमिली हो या फिर एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस हो, उसके हिसाब से आप अपने वैल्यूज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद दे आर एक्सप्रेस्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ शुड, मतलब यहाँ मस्ट नहीं होता है, यहाँ पे शुड होता है। मतलब कि सभी लोगों को क्या वेजिटेरियन होना चाहिए, शुड, ठीक है ना। सभी लोगों को ये करना चाहिए, यहाँ पे कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे प्रेशर नहीं है, ठीक है ना।
उसके बाद वैल्यूज दस एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल टू मूव अहेड, ठीक है ना। आप किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ये उसको गाइड करता है, ये आपके एक्शंस को जो है डिसाइड करता है, गाइड करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला टर्म है दोस्तों वो है नॉर्म्स का। नॉर्म्स का मतलब होता है कि सोशल एक्सपेक्टेशन। नॉर्म्स का मतलब होता है थोड़ी बहुत मान्यताएं, मतलब ये कि आप अगर इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो आपसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस तरह का बिहेवियर अपनाएंगे, दैट इज द नॉर्म्स। आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्म्स क्या होता है। किसी भी सोसाइटी के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति की तरफ से अपेक्षा किया गया बिहेवियर ही नॉर्म्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आसान भाषा में और समझते हैं, इंडिया में पहले क्या था, लोग चाहते थे कि कुर्ता पैजामा पहने, ये एक सोशल नॉर्म था। जब चेंज होने लगा तो जो पहले के लोग थे वो थोड़ा सा उसको ऑड फील किए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी टाइम की बात है कि लोगों को सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन थी कि साड़ियाँ पहने, वो अलग बात है कि बाद में ये सब चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद सोसाइटी चाहती है कि ड्रिंकिंग वाला सिस्टम ना हो, ड्रिंकिंग करना सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो आपका मोरल थोड़ा सा गड़बड़ है, अलग माना जाएगा। बहुत ज़्यादातर ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंडियन सोसाइटी में कि बहू जो है सास के साथ कुछ इस तरह से रहे, यहाँ तो पैर ही छू रही है, इसको एक्चुअली दबाना भी पड़ता है दबाना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी का, ठीक है ना। अभी आप सोचिए कि ये एक्सपेक्टेशंस है तो इसका मतलब ये कि ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके बिहेवियर को कंट्रोल भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह समाज में एक ऑर्डर भी बना रहे हैं, एक ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, एक सोपान भी मेंटेन कर रहे हैं कि बेटा तुम छोटे हो, बड़ों के सामने बड़ों बड़ों का बाप बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर डेफिनेशन के रूप में इसको हम देखें, नॉर्म्स आर द सोशल एक्सपेक्टेशंस that guide behavior, that is socially accepted ways of behavior are called norms। मतलब ऐसे आपके चाल चलन, ऐसा आपका व्यवहार, ऐसा आपका प्रक्रिया जो कि जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना, तो उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके मन में भी आ रहे होंगे कि क्या ही बताएं, ठीक है ना, आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद जनरली informal guideline of a particular group or a community about right and wrong social behavior। जनरली ये क्या होता है कि एक इनफॉर्मल गाइडलाइंस होता है, लिखित कुछ नहीं होता है, जबरदस्ती कुछ नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। यह एक कम्युनिटी द्वारा एक इनफॉर्मल गाइडलाइंस होता है और उसमें यह बताया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। किसी के घर में आप कूद गए तो वो गलत है, ठीक है ना, सिंपली। और इस बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है बिना मतलब किसी को गाली देते फिर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ये सब इनफॉर्मल गाइडलाइंस है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। उसके बाद नॉर्म्स आर ए फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल आर सोशल प्रेशर ऑन एन इंडिविजुअल टू कंफॉर्म, ठीक है ना, इंक्लूड यूनिफॉर्मिटी एंड चेक डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर इज द वर्ड, यहाँ पे जो है मेंशन करना पड़ेगा कि डेविएंट बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू सोशल कस्टम, फोक वेज एक्सेट्रा। सोशल कस्टम को तो हमने एग्जांपल यहाँ पे देख ही लिया, ये वाला नहीं, ठीक है ना, ये वाले ठीक है ना, ये सब सोशल कस्टम्स हैं, ये सब हम लोग देख चुके। तो मुझे उम्मीद है कि नॉर्म्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नॉर्म्स प्रोवाइड ऑर्डर इन सोसाइटी, ये भी हमने देख लिया, एक सोपान जो है बनाते हैं ये सोसाइटी में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ों के सामने छोटे को कैसे रहना चाहिए, छोटे के सामने बड़ों को कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना। ससुर के सामने घूंघट निकाल के रहना चाहिए, देवर के सामने कोई दिक्कत नहीं, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं इसको। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, अगर नॉर्म्स को हम एक लीगल रूप दे दें, उसको हम कोडिफाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा, लॉ हो जाएगा। और कानून और नॉर्म्स में इतना अंतर है कि अगर आप नॉर्म्स का वायलेट करते हैं, नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो डायरेक्टली आपको कोई सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन अगर कानून को आपने हाथ में लिया, कानून को वायलेट किया तो आपको सज़ा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्म्स होता है ये। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है मोरल्स। मोरल्स क्या है, पैरामीटर ऑफ जज द पर्सनालिटी, ठीक है ना। जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये मान लीजिए कि
नंबर 1 काम किया, नंबर 2 काम किया, नंबर 3 काम किया, नंबर 4 काम किया, नंबर 5 काम किया, और इसमें से पता चला कि ये जो 3 काम है ये अच्छे काम है। मतलब ये कि इससे उसके कैरेक्टर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, समाज को भी कोई दिक्कत नहीं है, और अर्थव्यवस्था को भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2 बिहेवियर है ये जो है एंटी सोशल है, ये थोड़े गड़बड़ है। तो कहा जाएगा कि ये थोड़ा थोड़ा मोरल है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर जो पैरामीटर्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसको हम बोलते हैं मोरल्स, और इसको जो डिफाइन किया जाता है, जो डेफिनेशंस होती है इसकी, उसको बोलते हैं मोरलिटी। मतलब ये कि जो इनका पूरा गाइडलाइन है, जो इनका पूरा प्रिंसिपल है वो है मोरलिटी, और जो एक्शन है, जो सामने दिखता है, जो पैरामीटर है वो है मोरल्स। मतलब ये कि अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपकी मोरलिटी खतरे में है। ठीक है ना। आप जो है भाग करके शादी कर लिए, लव मैरिज, तो थोड़ा सा मोरलिटी पे आपके सवाल उठेगा। हालांकि ये सब चेंज होता रहता है समय के साथ, वो अलग बात है। इसके अलावा बहुत भी और भी सारी चीजें हैं। आप जो है चलते रास्ते किसी से भी झगड़ा मोल ले लेते हैं, गाली दे देते हैं, किसी को कुछ सेटते नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब जो है इमोरल बिहेवियर है, ये सब नॉन मोरलिटी है, मोरलिटी के कैटेगरी में ये नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब अगर हम डेफिनेशन के रूप में इसको देखें, morals are the principle of right behavior which be used to judge the goodness or badness of the human character। आदमी के, इंसान के चरित्र, ठीक है ना, चरित्र को जज करने के लिए जिन जिन पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरल्स बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मोरल्स में चेंज ओवर द टाइम, फॉर एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी। पहले होमोसेक्सुअलिटी को मोरल नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समाज में ये क्या है, मोरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मतलब ये कि जो मोरल है वो समय के साथ चेंज होता है, समाज को जिस तरह की जरूरत होती है, जिस तरह का समाज का डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से मोरलिटी चेंज होती रहती है। अगर हम एथिक्स और मोरलिटी की बात करें तो आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि यह थ्योरी है, ठीक है ना, और मोरलिटी प्रैक्टिकल है। आसान भाषा में इतना ही समझ लीजिए। मतलब ये एथिक्स को बुक में लिखा गया है, मोरलिटी जो है आपके बिहेवियरल एक्शन में दिखाई देता है। अगर आपका एक्शन जो दिखेगा वही डिफाइन करेगा कि आप कितने इथिकल हैं। लिखने को तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जो आपके सामने, लोगों के सामने जो दिखाई दे रही है वो है मोरलिटी। अगर seems to carry same meaning, but ethics denotes the theory of right actions and the good, greater good, while morals indicate their practice at the individual level। आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि एथिक्स थ्योरी है, मोरलिटी प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। उसके बाद एथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरल्स, मोरल्स आर द प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स। ठीक है ना, वही बात है। अगर हम एथिक्स और लॉ की बात करें तो ethics is the reasoned framework in a society about what is the right thing to do। ठीक है ना। मतलब ये कि यह एक गाइडलाइंस है कि आपको ये करना चाहिए, है ना। लेकिन लॉ जो है, अभी एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंबर्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी हैव डिफरेंट वेज टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे कि कहते हैं, सपोज दैट कि कोई काम है और एथिकली यह करना चाहिए, लेकिन आप जो है कहते हैं कि नहीं यार, इसको तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। हम इस काम को इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो लॉ होता है वह सबके लिए सेम होता है, वहां पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जाता है। ठीक है ना। इसको देख ही लेते हैं डेफिनेशन इसका। there ought to be minimum enforceable standard of behavior in a society, this minimum standard is the law। मतलब ये कि आपको यह काम करना ही है, आपको किसी को गोली नहीं मारनी है किसी भी दशा में, यह मिनिमम स्टैंडर्ड है और यह लॉ है, यह कानून है। ठीक है ना। वहीं दूसरी जगह एथिक्स क्या कहता है कि आपको गोली नहीं मारनी चाहिए। गोली मारना ठीक बात नहीं है, लेकिन अब जैसे कि हमने कहा कि अलग अलग लोग इसका आंसर अलग अलग तरीके से देंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई देख, ये मुझे खुद गोली मारने आ रहा था तो मैंने बचने के लिए गोली मार दी। ठीक है, कानून भी उसको काफी हद तक ठीक मानता है कि आप सेल्फ डिफेंस में कर लिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है कि ये गोली मारने आ रहा है, लेकिन हम गोली इसको नहीं मारने देंगे, नहीं मारने देंगे, भाग जाएंगे,
उड़ जाएंगे, ठीक है ना, बच लेंगे, ये सब चीज़ें। तीसरा व्यक्ति यह कहता है कि ये मुझे गोली मारने आ रहा है, मैं जो है इसी को गोली मार दूंगा इसके मारने से पहले। तो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर देते हैं, लेकिन लॉ का क्या क्या कहता है कि भैया देखो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप किसी को गोली नहीं मारेंगे। आप अगर गोली किसी को मारेंगे तो आपको क्या होगी, सजा निश्चित है, सजा सुनिश्चित है, ठीक है ना। लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड। इथिक्स को आप एक ही समाज की अगर बात कर लीजिए तो एक ही तरह का इथिक्स पूरे समाज पर लागू नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू कभी भी बीफ नहीं खा सकता है, एक सोसाइटी ऐसी है। लेकिन उसी सोसाइटी में मुस्लिम्स हैं जो कि बीफ का सेवन करते हैं, उनके लिए वो इथिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बीफ जो है हिंदुओं के लिए ठीक बात नहीं है, तो उनके लिए वो मोरल नहीं है, इथिकल नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में वो इथिकल है, ठीक है ना। तो इथिक्स जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है, और यूनिवर्सली इन्फोर्स मतलब यूनिवर्सली लागू भी नहीं होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सली यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब ये है कि किसी एक समाज में सभी व्यक्तियों पर लागू कोई चीज, ठीक है ना, सभी व्यक्तियों पर लागू कोई चीज, सभी व्यक्तियों द्वारा एक्सेप्टेड कोई चीज, उसको हम यूनिवर्सली बोलते हैं। उसके बाद जो उद्देश्य होता है, कानून का पर्पज होता है, मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पीस, जस्टिस एक्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद इट इज मेड आफ्टर कंसिडरिंग द इथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल वैल्यूज। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी समाज में, चाहे वो आप हड़प्पन टाइम का देख लीजिए, वैदिक पीरियड का देख लीजिए, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, किसी भी समाज में आप देख लीजिए, जो भी उस समय के कानून बनाए जाते हैं वह उस समय के मोरलिटी और इथिकलिटी को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। उस समय के समाज में क्या चीज मोरल है, क्या चीज इथिकल है, उसके अकॉर्डिंग ही उस समाज का कानून बनाया जाता है, ये शाश्वत सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद जो लॉ होता है, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कोई ना कोई इसको लागू करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जबकि इथिक्स के साथ ऐसा नहीं है। इथिक्स को लागू करने के लिए कोई विशेष अथॉरिटी इवन इस समय भी नहीं है, कोई ऐसा इथिकल ऑफिस नहीं होता है गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं होता है, तो कोई अथॉरिटी इथिक्स को लागू नहीं करती है। यह एक कोडिफिकेशन होता है, ये एक गाइडलाइंस होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है, लेकिन जो लॉ होती है उसको इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी होती है, और अगर लॉ का वायलेशन होता है तो सजा का भी प्रावधान होता है, ठीक है ना। उसके बाद इथिक्स आर ओनली अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, इसीलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इथिक्स हमने पहले ही बताया कि यह एक गाइडलाइंस है और जिसकी वजह से इसका स्कोप ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इथिक्स गवर्न्स द लॉ मेकिंग समटाइम्स, इसके पहले भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, लेमन लैंग्वेज में। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई डिमांड है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।